नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी रोलेट एक्ट पे। उसी प्रकार से हम प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें आपके बहुत सारे आंदोलन इसमें कवर करवाए जाएंगे ताकि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए वो आपके लिए यूज़फुल रहें। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं हमारी आज की टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है रोलेट एक्ट। तो ये क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट की सेडिएशन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। ठीक है, तो ये कानून किसने बनाया था, तो उस समय पे किसने बनाया था, सर सिडनी रोलेट ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रोलेट एक्ट। आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजों के टाइम पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे एक्ट बने हुए हैं या हमारे यहाँ पे जो मिशन आए हुए हैं, वो मेनली जो उनके जो अध्यक्ष थे या जिनकी समिति के अंतर्गत वो बने थे, तो उन्हीं का उनको नाम दे दिया गया। जैसे सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक्ट बना था, इसलिए इसको रोलेट एक्ट का इसको नाम दे दिया गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। अब हम आगे देखेंगे कि क्यों आखिर भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और कहाँ तक ये औचित्यपूर्ण था कि इसे काला कानून कहा गया। देखिए इसमें क्या हुआ कि इसने भारतीय इसको कुचलने का एक प्रयास था। मतलब जो भारतीयों की महत्वाकांक्षाएं थी, ब्रिटिश सरकार उन्हें कैसे न कैसे करके, मतलब उन्हें कैसे न कैसे करके रोकना चाहती थी कि भारतीय अपना पूरा का पूरा जो है उनके में स्वतंत्रता के लिए वो एकदम आगे ना आए। तो उनके लिए वो टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ एक्ट लेके आती रहती थी ताकि वो लोग बिजी हो जाए इन एक्ट में। तो क्या होता था कि इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह कोई भी भारतीय लोग को, किसी भी भारतीय जनता को बिना मुकदमा चलाए जेल के अंदर डाल सकती थी। मतलब उसने कोई काम किया हो या ना किया हो, संदेह मात्र से ही वो क्या कर सकते थे, एक तरीके से उनको, भारतीय जनता के लोगों को क्या कर सकते थे, जेल में बंद कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट मीन्स कि जो वहाँ का न्यायालय था, जो वहाँ के न्यायालय थे, मतलब न्यायाधीश थे, उनके पास अधिकार था कि रोलेट एक्ट के अंदर इस ऐसी व्यवस्था की गई कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, मतलब जो संदेह था, जिस व्यक्ति की संदेह स्थिति थी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे और उस पर वो क्या तरीके से, एक तरीके से मुकदमा चला सकते थे। मतलब उस पर एक तरीके से वो केस चला सकते थे केवल संदेह मात्र होने पर। उसके उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हाँ कि ऐसा उस आदमी ने किया है कि नहीं किया है। बस एक तरीके से उसे संदेह होता था कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा तेज बन रहा है और आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए क्या हो सकता है, इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो वो क्या करते थे कि उसे संदेह की स्थिति में लेके ही गिरफ्तार कर लेते थे। और इसमें क्या होता था कि इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों को, निर्दोष व्यक्तियों को क्या करना, दंडित कर सकते थे। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से कार्य नहीं, मतलब किसी भी प्रकार से वो लोग स्वतंत्रता संग्राम में अगर हिस्सा भी नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी भी अंग्रेज सरकार क्या कर सकती थी, उन्हें निर्दोष व्यक्तियों को दंडित कर सकती थी। तो इसे क्या कहा गया, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का इसे अधिनियम कहा गया। ठीक है, तो रोलेट एक्ट को क्या कहा गया है, इसे क्या, कौन सा अधिनियम भी कहा गया है। एक तो इसे क्या कहा गया है, काला कानून, वो मैंने आपको बताया काला कानून कहा है। उसी प्रकार इसको कहा गया है बिना अपील के, मतलब इसमें कोई अपील नहीं दी जाती थी, इसमें कोई आपका वकील भी नहीं हो सकता था और इसमें आपको कोई दलील भी नहीं दे सकते थे। दलील मीन्स आप अपने बचाव के लिए अपना पक्ष भी नहीं रख सकते थे। आप, अगर आप इनके संदेह है आपके ऊपर कि आप गलत हो, तो भाई साहब आप गलत हो। ठीक है, तो फिर ये क्या था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का क्या कहा गया, इसे अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट देखिए, इस एक्ट ने सरकार के लोगों को मुकदमे के लिए क्या कर सकता था, 2 साल के लिए गिरफ्तार किया गया। इसमें क्या किया गया, सरकार ने लोगों को, मतलब जनता को 2 साल तक के लिए गिरफ्तार कर सकती थी और पुलिस बिना वारंट के एक जगह खोजने की शक्ति देगी। मतलब इसमें क्या किया था, पुलिस को किसी भी प्रकार का बिना वारंट के भी वो लोगों को खोज सकती थी। और प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको एक तरीके से इन्होंने बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी जो ये लाइन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह अधिनियम न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली रोलेट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार पारित हुआ था। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि क्या किसकी सिफारिश के, रोलेट एक्ट किसकी सिफारिश के अनुसार पारित हुआ था, तो ये हुआ था न्यायाधीश, मतलब जज सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर क्या हुआ था, ये एक तरीके से पारित हुआ था।
नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, मतलब इतना बड़ा एक्ट आया तो गांधी जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि कांग्रेस थी उस समय पे हमारे यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसने भी इसके लिए एकदम जवाब दिया, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया उसमें लगातार चलती रह रही थी। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने क्या किया, तो या आप इम्पोर्टेंट देखिएगा जो हमारे आने वाले एग्जाम में, चाहे यूकेपीएससी है हमारी, चाहे यो लोअर पीसीएस है, और चाहे वो हमारी क्या है ग्रुप सी है, उनमें कई बार में क्या आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी फैक्ट पे बेस्ड आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको फैक्ट पता होने चाहिए कि कौन सी डेट थी, कब थी। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसमें क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के जवाब में, मैं आपने बताया था क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती थी, वहाँ से वो कुछ करते थे, तो राष्ट्रीय कांग्रेस भी उनकी प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने 24 फरवरी 1999 में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। अब आपको आ सकता है कि किस एक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की, तो रोलेट एक्ट के अंतर्गत उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, 24 फरवरी 1919 में। वैसे ही 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी सारी दुकानों को उन्होंने बंद कर दिया गया और बड़े रूप में एक प्रदर्शन हुआ था 6 अप्रैल 1919। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 24 फरवरी 1919। ठीक है, और इसी तरीके से इसे एक रोलेट सत्याग्रह भी कहा गया। तो रोलेट सत्याग्रह किसे कहा गया, जब सारी दुकानें बंद की गई थी तो उसे क्या कहा, 6 अप्रैल 1919 को कहा गया, बंद की गई, तो इसको रोलेट सत्याग्रह का इसको नाम दिया गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोलेट एक्ट क्या है। तो रोलेट एक्ट में क्या होता था कि इसमें क्या किया जाता था कि बिना किसी मुकदमे के, केवल संदेह मात्र से ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, काला कानून। और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का इसको क्या कहा गया, एक तरीके से इसे अधिनियम कहा गया। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते हैं जो आपके लास्ट ईयर के जैसे चाहे पेपर्स में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। ऑप्शन ए है, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। ठीक है, आपने पीछे मैंने जो आपको पढ़ाया था वीडियोस में, आपने पीछे की जो आपने स्लाइड है उसमें देखा हुआ है कि क्या था, रोलेट एक्ट के लिए भारतीयों में क्यों रोष था, वो क्यों इससे गुस्सा हो गए थे कि रोलेट एक्ट इंडिया में शुरू नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या कारण था कि इसमें क्या था, देखिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। मैंने आपको बताया था ना कि बिना किसी के भी संदेह मात्र होने पर भी इसमें क्या किया जाता था, लोगों को क्या कर दिया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या आता है कि यहाँ पर आपको अधिनियम और एक्ट दे दिए जाएंगे एक साइड, और नेक्स्ट साइड पे आपको उनकी डेट्स दे दी जाएंगी कि ये कब कब पारित हुआ था। तो देखिए रोलेट एक्ट भारत में कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सही इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन सही है 1919 में, तो बी इसका है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, तो 1919 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था, इसका लक्ष्य क्या था। ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, मतलब जो मुकदमों की जो सुनवाई होगी वो एक संक्षिप्त प्रक्रिया, बहुत कम में मतलब सुनवाई रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, सीधा खिलाफत आंदोलन का दमन। ऑप्शन डी है प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो वो है ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा ही उसको खत्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MIQ, आप इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए कर सकते हैं कि रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंज, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो कौन है थे, तो इसके टाइम पे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन सी सही हुआ। तो उस समय जो हमारे वायसराय थे कौन थे, तो वायसराय जो हमारे थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक,
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया और इसका क्यों विरोध किया, इसके लिए आप देखिए कि आखिर क्या कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। एक पर्टिकुलर रीज़न होगा ना। देखिए ऑप्शन देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन डी देखते हैं, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। इसमें केवल राष्ट्रीय नेता तो थे नहीं, इसमें तो किसी भी व्यक्ति को, आम जनता में भी अब अगर संदेह होता है तो उसको क्या कर देते थे, बंदी बना दिया जाता था। तो ये ऑप्शन डी तो कहीं से भी नहीं है। फिर है ऑप्शन सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ऐसा भी कुछ नहीं था, इसमें तो कोई विस्तृत नहीं किया गया। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, ऐसा भी इसमें कुछ भी नहीं किया गया था, उसमें प्रतिबंधित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है आपके इसमें गलत हो जाते हैं। तो एक बचता है आपका ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। हाँ, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा था। कैसे कि अगर व्यक्ति कोई भी कार्य करता, केवल संदेह मात्र में भी क्या किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर दिया जा रहा था और उस पर कम से कम मुकदमा चलाया जा रहा था। उसको 2 साल के लिए, मिनिमम उसको 2 साल के लिए क्या किया जा रहा था, एकदम से जेल में रखा जा रहा था। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रोलेट एक्ट क्या है। हमने रोलेट एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।